नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल स्टडी विद मनीष में। दोस्तों, आज से हम लोग इस क्लास में भूगोल में भारत के भूगोल पर चर्चा करना आरंभ करेंगे। और भारत के भूगोल की बात करें तो भारत के भूगोल में जो सबसे पहला अध्याय होता है, जो सबसे पहला चैप्टर होता है, उसे कहते हैं भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो आज से हम लोग इस क्लास में भारत के भूगोल पर चर्चा करना आरंभ करेंगे। दोस्तों, भारत के भूगोल की बात करें तो भारत के भूगोल में आप देखेंगे कि भारत आप कहाँ पर अवस्थित है, विश्व मानचित्र में भारत कहाँ पर अवस्थित है, उसकी स्थिति क्या है और भारत का विश्व मानचित्र में विस्तार कितना है, इस पर हम लोग चर्चा आरंभ करेंगे। दोस्तों, भारत की स्थिति और विस्तार को समझने के लिए सबसे पहले आपको ग्लोब को समझना होगा। अगर पृथ्वी को देखें तो इस पृथ्वी पर कुछ आभासी काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। भारत की स्थिति और विस्तार को जानने के लिए उन आभासी और काल्पनिक रेखाओं के बारे में जानना अति आवश्यक है। तो इस पूरे पृथ्वी पर कुछ आभासी और काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, जिनको आप लोग अक्षांश या फिर देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं, जिनको आप लोग अक्षांश या देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। अक्षांश को अंग्रेजी में कहते हैं लैटिट्यूड और देशांतर को अंग्रेजी में कहते हैं लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या हैं? तो पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं और इन रेखाओं को पृथ्वी पर खींचने की आवश्यकता क्या पड़ी? तो इन्हीं रेखाओं के द्वारा पृथ्वी पर कहीं भी किसी भी चीज की स्थिति आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आपका घर कहाँ पर है, अगर ये किसी को पता करना है तो अगर उसको अक्षांश और देशांतर रेखाएं पता चल जाएं तो आपके घर की स्थिति उन्हें बड़ी आसानी से पता चल जाएगी। अच्छा, पृथ्वी पर तो आप किसी भी स्थान की स्थिति आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि जैसे कोई पूछे आपसे कि बताइए अंडमान निकोबार कहाँ है, तो आप बता देंगे कहाँ पर है। लेकिन अगर आप बीच समुद्र में कहीं पर हो तो वहां पर कैसी स्थिति आपकी ज्ञात होगी? तो इन्हीं चीजों को ज्ञात करने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई। तो अक्षांश रेखाएं क्या हैं? तो अक्षांश रेखा अगर कोई आपसे पूछे तो आप कहेंगे कि पृथ्वी के केंद्र से होकर खींची गई एक ऐसी रेखा। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा। अगर आप पूर्व से पश्चिम की तरफ पृथ्वी को केंद्र से होते हुए एक रेखा खींच दें और पृथ्वी के केंद्र से होनी चाहिए, जानी चाहिए ये रेखा, ये बात ध्यान में रखना है। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ पृथ्वी के इसके केंद्र से जो रेखा होकर के गुजरती है, इस रेखा को कहते हैं 0 डिग्री। ध्यान से समझिएगा, इस रेखा को हम लोग कह देते हैं क्या? 0 डिग्री। जो पहली रेखा खींची गई पृथ्वी पर अक्षांश, वो है कौन सी रेखा? 0 डिग्री, जो पृथ्वी के केंद्र से होकर के गुजरती है और पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है कौन सी रेखा? अक्षांश रेखा। तो जब ये 2 बराबर भागों में बांटती है तो जो ऊपर का आधा भाग है, इस ऊपर वाले आधा भाग को हम लोग कह देते हैं क्या? तो इस ऊपर वाले आधा भाग को हम लोग कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। इस आधे भाग को हम लोग कहते हैं क्या? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाला जो आधा भाग है, इसको हम लोग कह देते हैं दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो आप कहेंगे कि 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वो पृथ्वी को 2 बराबर गोलों में बांटती है। 2 बराबर, आप देखेंगे एक पूरा गोला, इसके ऊपर का हिस्सा आधा गोला, इसी को कह दिए उत्तरी गोलार्ध। इसके नीचे का आधा गोला, इसको कह दिए दक्षिणी गोलार्ध। अच्छा, ये वाला हिस्सा दक्षिणी और ये वाला आधा गोला उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध को अंग्रेजी में कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दक्षिणी गोलार्ध को अंग्रेजी में कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। अब देखिए जरा, जब इसको उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटी गई किस रेखा के द्वारा? 0 डिग्री रेखा के द्वारा। तो इसी, क्योंकि ये भूमि को 2 बराबर भागों में बांट रही है, इसीलिए 0 डिग्री रेखा को आप भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। किस रेखा के नाम से जानते हैं? तो भूमध्य रेखा। या इसी भूमध्य रेखा को आप देखेंगे तो इसी भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है।
इसी भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। और इसी भूमध्य रेखा को अंग्रेजी में आप देखें तो इक्वेटर कहा जाता है। इसी भूमध्य रेखा को आप लोग क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। ये अक्षांश रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, मतलब अक्षांश रेखाएं कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को, दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहेंगे? ध्यान से समझिए। दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को हम लोग कटिबंध कहते हैं। दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को हम लोग कटिबंध के नाम से जानते हैं। कटिबंध, अंग्रेजी में इसको जोन कहते हैं। जोन या इसी को बेल्ट लिखा हुआ भी मिलता है, तो अंग्रेजी में इसको जोन कहते हैं। दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? बेल्ट या जोन कहते हैं। ये बेसिक चीज है जो आपको जानना जरूरी है भारत की अवस्थिति तथा विस्तार को समझने के लिए। देशांतर रेखा की अगर बात किया जाए तो देशांतर रेखा आप देखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध को, अगर आप उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध से मिला दीजिए, अगर आप उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध से मिला दीजिए तो उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध से मिलाने वाली रेखा कहलाती है देशांतर रेखा। उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध से मिलाने वाली रेखा कहलाती है देशांतर रेखा। और जो पहली रेखा है इसी को कहते हैं 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। इसी को मेरिडियन टाइम भी कहते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा। इसी से पूरे विश्व का टाइम भी फिक्स किया गया है, वो बताऊंगा जब मैं आगे आप लोग को अक्षांश देशांतर पढ़ाऊंगा। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा क्या करती है? पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटती है। जैसे अक्षांश रेखा ने पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटा, उसी तरीके से देशांतर रेखा भी पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटती है। पहला गोलार्ध होता है जिसको आप लोग कहेंगे क्या? पूर्वी गोलार्ध। देखिए इसके पूरब में पूर्वी गोलार्ध, इसके पूरब में पूर्वी गोलार्ध और इसके पश्चिम में आप लोग इसको कह देंगे क्या? पश्चिमी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा पृथ्वी को बांट देती है पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। इसी तरीके से देखिए एक पूरा गोला कुल कितने डिग्री का होता है? तो एक पूरा गोला होता है 360 डिग्री का। तो ये दो गोलार्धों में बांटी इस गोले को, तो एक तरफ 180 और एक तरफ 180। 180 180 कितना हो गया? 360। तो अगर पूछ दे कि पृथ्वी पर कुल कितने देशांतर रेखा हैं, तो आप कहेंगे 360 देशांतर रेखाएं हैं पृथ्वी के ऊपर। अच्छा, इतना समझ गए? बहुत बढ़िया। अच्छा, दो देशांतर रेखाएं, जैसे एक 0 डिग्री, इसी के बगल में आप एक और खींच दीजिए जिसको आप लोग 1 डिग्री कह देंगे। तो 1 डिग्री और 0 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र होता है, ये वाला हिस्सा, तो दो देशांतर रेखाओं के बीच का क्षेत्र जो होता है वो गोर कहलाता है। GORE क्या कहते हैं? गोर कहते हैं। तो दो देशांतर रेखाओं के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? गोर कहलाता है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच का क्षेत्र क्या कहलाया? तो उसको आप लोग कटिबंध या जोन कह दिए। क्लियर हो गया इतना? कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितने किलोमीटर होती है? तो 111 किलोमीटर। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर, लगभग 111 किलोमीटर। और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की भी दूरी कितनी होती है? लगभग 111 किलोमीटर। तो अक्षांश रेखा क्या है, देशांतर रेखा क्या है, कुछ बेसिक बातें हमने यहां पर सीख ली। अब हम लोग बात करेंगे भारत की स्थिति तथा विस्तार के बारे में।
तो भारत की स्थिति एवं विस्तार की अगर बात करें तो आप देखिए भारत का जो सबसे पश्चिमी किनारा है ये है आपका गुजरात वाला हिस्सा। ये वाला क्या है? गुजरात वाला हिस्सा। और भारत का सबसे पूर्वी किनारा जो है ये है आपका अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा। कहाँ का हिस्सा? अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा। ये आप देखेंगे भारत का सबसे उत्तरी हिस्सा आप देखेंगे कहाँ पर है? लद्दाख में। आज के समय में लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, तो लद्दाख में। पहले कहां पर था? जम्मू कश्मीर में। अब कहां पर है? लद्दाख में। और सबसे दक्षिणी किनारा अगर मुख्य भूमि की बात करें, भारत के मुख्य भूमि की बात करें तो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी किनारा आप देखेंगे नीचे कन्याकुमारी में मिलता है। कन्याकुमारी में तो जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु का कन्याकुमारी और यहाँ गुजरात, ये भारत की मुख्य भूमि है। लेकिन अगर द्वीपों की बात करें तो यहाँ पर आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिखाई देता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अगर द्वीपों सहित बात करें तो ये हिस्सा नीचे ग्रेट निकोबार में चला जाता है। और अगर मुख्य भूमि की बात करें तो तमिलनाडु का कन्याकुमारी भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो वो है आप देखेंगे तमिलनाडु का कन्याकुमारी। लेकिन अगर बात करें द्वीपों सहित तो द्वीपों सहित भारत की दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार बताएंगे अभी आप लोगों को, तो ध्यान से समझिए जरा। अब एक चीज आपसे सवाल बनता है कि बताइए हमारा जो प्यारा भारत है, हमारा प्यारा भारत किस गोलार्ध का देश है? पहला तो सवाल आपसे सीधे यही पूछ देगा कि बताइए भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? उत्तरी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में है कि पश्चिमी गोलार्ध में है? भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा है। याद रखें भारत कहाँ का हिस्सा है? तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा है। अब आपसे एक सवाल बनेगा कि बताइए जरा मुझे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? अक्षांशीय विस्तार की बात करें, अक्षांशीय विस्तार की बात करें कितना है तो ध्यान से समझिएगा जरा। भारत के अक्षांशीय विस्तार अगर मुख्य भूमि की बात करें तो मुख्य भूमि का जो अक्षांशीय विस्तार है, ये जो कन्याकुमारी वाला पोजीशन है, ये पोजीशन है 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के यहाँ ऊपर की तरफ जब आएंगे लद्दाख में तो यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच अवस्थित है कौन? भारत। भारत उत्तरी गोलार्ध में है ना, तो 8 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से लेकर के 37 डिग्री उत्तरी गोलार्ध के बीच में, मतलब 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध के बीच में अवस्थित है भारत। कहां से कहां तक? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में। क्लियर हो गया इतना पॉइंट? चलिए इधर आते हैं। इधर जब आप आएंगे कहां पर? ये गुजरात वाले हिस्से में, तो ये तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है उत्तर से दक्षिण। और ऐसे ऐसे देखेंगे तो ये कौन सी रेखा होगी? जो ऊपर से नीचे तक आएगी, इसको कहेंगे देशांतर रेखा, लॉन्गिट्यूडनल लाइन। तो भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? देशांतरीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? ये कितना है? तो चलिए देख लेते हैं। तो देशांतरीय विस्तार की बात करें तो यहां गुजरात में आएंगे आप, तो ये वाला हिस्सा है कितना? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के यहां अरुणाचल प्रदेश में आ जाइए तो ये हिस्सा है 97 डिग्री 25 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच।
क्या बोला मैंने? 68 डिग्री 7 मिनट कहां से? पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच। क्योंकि भारत किस गोलार्ध का है? पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध में है, पश्चिमी गोलार्ध में है ही नहीं भारत, पूर्वी गोलार्ध में है। तो किन किन देशांतर रेखा के बीच में? तो 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच अवस्थित है हमारा प्यारा। तो लिख देंगे यहां पर कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट के मध्य अवस्थित है हमारा क्या? प्यारा भारत। अगर आपका द्वीपों वाला पूछ ले कि द्वीपों सहित बता दीजिए जरा भारत का अक्षांशीय विस्तार, ये तो मुख्य भूमि का था 8 डिग्री 4 मिनट। अगर द्वीपों सहित पूछ दे कि द्वीपों सहित बताइए भारत का देशांतरी विस्तार, तो द्वीपों में जब आप आएंगे तो आप पहुंचेंगे कहां? अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप पर। और ग्रेट निकोबार देखा जाए तो ग्रेट निकोबार है 6 डिग्री 45 मिनट पर। तो 6 डिग्री 45 द्वीपों सहित अगर बात करें, द्वीपों सहित अगर बात करें तो 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में। और अगर मुख्य भूमि की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट। तो भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु जो है, भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु जहां से भारत क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, तो इसको बोलते हैं इंदिरा कॉल। इसको क्या बोलते हैं? इंदिरा कॉल। कहां पर है? यहां लद्दाख में। मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है जिसको आप लोग कन्याकुमारी कहते हैं, कन्याकुमारी। मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? कन्याकुमारी है। कौन सी है? कन्याकुमारी। इसी को केप कोमेरिन भी कहा जाता है, केप कोमेरिन, केप कोमेरिन, केप कोमेरिन, या इसी को कुमारी अंतरीप भी कहा जाता है। इसी को आप देखेंगे तो कुमारी अंतरीप भी कहा जाता है, केप कोमेरिन, या इसी को कुमारी अंतरीप, या इसी को कन्याकुमारी भी कहा जाता है। लेकिन आपसे पूछे कि बताइए द्वीपों सहित भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? द्वीपों सहित, तो फिर आपको पहुंचना पड़ेगा कहां? ग्रेट निकोबार वाले हिस्से में। और यहां पर आपको मिलेगा एक जगह जिसे हम लोग कहते हैं क्या? जिसे हम लोग कहते हैं इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। तो मुख्य भूमि का तो सबसे दक्षिणतम बिंदु हो गया आपका क्या? मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु हो गया कन्याकुमारी, केप कोमेरिन, या द्वीपों सहित बात करें तो इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को ही आप लोग पिगमिलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। इसको हम लोग पिगमिलियन पॉइंट को पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, पार्सन पॉइंट। तो ये तीनों चीजें बड़े ही आराम से समझ लिए हम लोग कि भारत की उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल, सबसे दक्षिणतम इंदिरा पॉइंट। पश्चिमी बिंदु की बात करें तो ये अवस्थित है आपका कहां पर? ये अवस्थित है गुजरात में। और गुजरात में आप देखेंगे तो इसको गौर माथा कहते हैं, गौर माथा। क्या बोलते हैं? गौर माथा, या इसी को सर क्रीक भी कहते हैं। इसी को देखा जाए तो सर क्रीक भी कहते हैं, इसी को देखा जाए तो गौर माथा भी कहते हैं। सबसे पश्चिमी बिंदु और सबसे पूर्वी बिंदु भारत का आप देखेंगे तो यहां अरुणाचल प्रदेश में है, जिसे आप लोग किबुथु कहते हैं, किबुथु। सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु, सबसे पश्चिमी गौर माथा, सबसे उत्तरी इंदिरा कॉल, सबसे दक्षिणी इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट। लेकिन आपसे अगर सवाल बना दे कि भारत के मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणी बिंदु बताइए, मुख्य भूमि की, तो मुख्य भूमि की दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी तमिलनाडु में, जिसे आप लोग
केप कोमेरिन के नाम से भी जानते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। पहले नंबर पर कौन सा देश है? रूस। रूस के बाद दूसरे नंबर पर आता है कौन? कनाडा। रूस, कनाडा। तीसरे नंबर पर चीन। तो रूस, कनाडा, चीन। उसके बाद आता है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। उसके बाद आता है अगले नंबर पर जिसको आप लोग ब्राजील कहते हैं। ब्राजील के बाद सबसे अंतिम में है ऑस्ट्रेलिया, 6वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर पर आता है हमारा प्यारा भारत। तो रूस, कनाडा, चीन, उत्तरी अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। और भारत का कुल आप क्षेत्रफल अगर देखा जाए कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यह आप देखेंगे भारत का कुल क्षेत्रफल है। पूरे विश्व का 2.43% भूमि ही केवल भारत पर है, भारत के पास है। और विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। सोच के देखिए, 2.43% जमीन है हमारे पास पूरे विश्व का, और उसमें 17 पूरे विश्व की 17.5% आबादी क्या करती है? निवास करती है। मात्र 2%, 2.5% भी नहीं, मात्र 2.5% भी नहीं, 2% भूमि पर विश्व की 17.5% आबादी क्या करती है? निवास करती है। अब जरा ध्यान से समझिए एक पॉइंट। अगर कहा जाए कि बताइए भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितने किलोमीटर का है? उत्तर से दक्षिण भारत का विस्तार कितने किलोमीटर है? तो उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर। और अगर पूछ दे कि पश्चिम से पूर्व भारत का विस्तार कितना है, तो पश्चिम से पूर्व की अगर बात करें तो ये पड़ता है 2933 किलोमीटर। तो उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर। कितना? 2933 किलोमीटर। आज की क्लास में हमने देखा कि किस तरह से ग्लोब पर भारत अवस्थित है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरी विस्तार कितना है। चलिए इसके आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।